रतन देवासी। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है, हम सब जानते हैं, जो इस सदन में बैठे हैं, जो चुन के आते हैं और जो राजनीति में रुचि रखते हैं, कि माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है, सरकार गठन होने के कार्यकाल में आने के प्रथम अभिभाषण और उस कार्यकाल का 1 वर्ष बीतने के बाद में जो दूसरा अभिभाषण होता है, उन दोनों अभिभाषणों में प्रदेश की जो जनता है, जो हम माननीय सदस्य है, राजनीतिक दल के जो लोग हैं, वो सब ये आशा करते हैं कि प्रथम अभिभाषण में जो दर्शाया गया है, जो बताया गया है, जो पढ़ा गया है, उसके बाद में जब दूसरा अभिभाषण आता है तो उस अभिभाषण में हमने क्या किया है, एक रोड मैप की तरह सरकार में, और जो 14 महीने बीते हैं उसमें हमारा क्या योगदान रहा है, क्या कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके बारे में उल्लेख होता है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति, हर माननीय सदस्य अपनी बात कहता है। हम अक्सर, हमने ये देखा है कि हम हाँ और ना में भी बढ़ जाते हैं, हाँ पक्ष ना पक्ष, और उसको मान लिया गया है कि हाँ पक्ष को हाँ ही कहना है और ना पक्ष को ना ही कहना है। मगर मेरा ये मानना है कि जो लोग हम चुन के आते हैं, हमारी बात वर्षों तक लोग याद रखते हैं, और आज तो सोशल मीडिया का और बहुत टेक्निकल रूप में बहुत बड़ा जमाना आ गया है, और उन बातों को लोग भविष्य में याद करते हैं और अच्छे काम का स्मरण भी कराते हैं उस बात को। मेरा मानना है कि राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, इस अभिभाषण के बाद में बजट आएगा। इसमें जो कमियां हैं, जो ये अभिभाषण पढ़ा गया है, इसको सिर्फ मात्र आलोचना के रूप में न देखे, मगर कोई सुझाव हो, कोई सुधार हो, कोई गलतियां रह गई है, जिन व्यक्तियों ने, अधिकारियों ने इस अभिभाषण को मिलकर तैयार किया है, उन्होंने पिछले अभिभाषण को राज्यपाल जी के पढ़ के और उसी पैरे को रिपीट किया है कि नहीं किया है, उसमें कमियां छोड़ी है, या पीछे आपने कुछ कहा है 2024 में और 25 में आपने कुछ कहा है, इसका अध्ययन और इसका एनालिसिस आप जरूर करना, तो इससे आपकी सरकार की साख रहेगी। और मेरा यह मानना है कि इसके बाद बजट आएगा तो जो अभिभाषण में बिंदु हम पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक बजट से भी होता है, तो आप उसको न केवल इस अभिभाषण को बल्कि जो बजट आने वाला है उसके रूप में भी, सुझाव के रूप में आप इसको लेंगे। इसलिए मैं सिर्फ उस बिंदु को ही बताना चाहता हूं, बाकी सारे लोगों ने अपनी अपनी बात जो यहां कही है। आप लोगों ने यह कहा था पिछले अभिभाषण में कि चुनाव में जो आपने वादे किए, जो चुनावी सभाओं में वादे किए हैं, जो विभिन्न यात्राओं में आपने वादे किए, वो संकल्प पत्र के रूप में भरा गया है, और जो संकल्प पत्र बनाया है वो संकल्प पत्र ही उस अभिभाषण में भी आपने कहा कि जो राजस्थान अराजकता में, अंधकार में, और उसमें इसको लाया गया है, उसको प्रकाश की ओर, और जो परिकल्पना जो प्रदेश की जनता करती है उसकी ओर आप ले जाओगे, मगर इसको रिपीट नहीं किया। आपने उस अभिभाषण में स्वर्गीय भैरू सिंह जी को याद किया और अंत्योदय स्कीम के बारे में आपने बताया। हम सबके नेता थे स्वर्गीय भैरू सिंह जी, सब उनके सम्मान करते हैं सदन के सदस्य के रूप में, मगर उसको आपने आगे बढ़ाया। इस अभिभाषण में वापस उल्लेख करते हुए उस पैरे को और उसको जन्म शताब्दी मनाने की बात हमने की थी उस समय, और आज आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया। मेरे कहने का मकसद और मतलब यह है कि आपने जो संकल्प पत्र को आधार बनाया है, कोई भी पार्टी मैनिफेस्टो का आधार बनाती है और ये कहती है ये हमारा घोषणा पत्र है, हमारा मैनिफेस्टो है, हम चुनाव में इसके रूप में जाएंगे, ये सारे वादे पूरे करेंगे, और आपने एक कदम आगे बढ़कर संकल्प पत्र को उसका आधार बनाया था। मगर संकल्प पत्र को आधार बनाने के बाद में उसमें कितने पैरा पूरे हुए, क्या हुए, वो आप उसका विश्लेषण जरूर कर लेना। मैं आपको सीधे तौर पे 3-4 सुझाव, उसको आलोचना के रूप में आप नहीं लेते हुए आप इसको सुझाव के रूप में ले, ताकि बजट में भी वो चीजें आ सके, और अगर कोई कमियां रही है इस अभिभाषण में जो राज्यपाल जी से सरकार ने पढ़ाया है, उस कमियों को भी आप दूर कर सको। अभी एक हमारे माननीय पूर्व सदस्यों ने एक बात कही थी, राज्यपाल जी ने अभिभाषण में अपने एक बात कही थी कि इस पवित्र मंदिर में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य के मन मस्तिष्क में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा करने का लक्ष्य होना चाहिए और उसकी भावना होगी, ये मां महिम जी ने कहा था। अब जो आपने अभिभाषण किया है इसमें ये करेंगे, कर रहे हैं, अभी भी सुधार कर रहे हैं, पर अंतिम छोर में व्यक्ति जो बैठा है उसका पूर्ण रूप से कल्याण कैसा होगा उसका उल्लेख बहुत स्पष्ट तरह से कैसे नहीं कहा। मैं आपको वीकर सेक्शन के लोग जो वंचित है, जिनको सुविधाओं अभी तक नहीं मिली है, अभाव भी होगा सुविधाओं का,
मैं उनके बारे में आपको दो चार चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि अभिभाषण बहुत लंबा है, समय का अभाव है। जल जीवन मिशन की आपने बात की, आपने पिछले अभिभाषण में 2024 में कह दिया कि भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ, उसका सुधार करेंगे। मान लेते आपकी बात को। अभी आपने क्या कहा? इस अभिभाषण में आपने वापस कहा कि भ्रष्टाचार हुआ, काम नहीं हुआ, हम उसको सुधार करेंगे। 14 महीने में आप सुधार नहीं कर पाए। क्या स्थिति है? पानी की स्थिति, आगे गर्मी का मौसम आएगा, सबको भुगतनी है। आपको, मेरे को, जितने सदस्य यहाँ जो जिनके ड्राई एरिया है और जो वाटर सप्लाई के अभाव में जिन लोगों को तकलीफ आती है, उन सबको भुगतना है। मेरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, आपने कहा था उसको ठीक करेंगे। राजस्थान में 14 महीने बीते हैं, एक जगह डीपीआर के अगेंस्ट काम हुआ, पाइप के साइज में फर्क हो गया, ढानियों में पाइप डाल दिए, एक पाइप में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 35 करोड़ सरकार से और मांगे, जिसपे हमने आपत्ति दर्ज की है। माननीय मंत्री महोदय उस पर या तो कमेटी बना दे, खुद आवे, या कमेटी बना दे, नहीं तो आगे लोगों को तकलीफ आएगी। हम कह रहे हैं आप कार्रवाई करो। किसी के सरकार में वो स्कीम सैंक्शन हुई हो, किसी की सरकार में गलती रही हो, मगर आप उसको 14 महीने आपको मिल गए, आपने वादा किया था अभिभाषण में, आप उनको कब से आपको उनको सजा दे देनी चाहिए थी, पर एक जगह भी पानी नहीं आया। फेस आपके और आपके प्रशासन को करना पड़ेगा। हमने हमारी बात यहां भी कही है, वहां भी कर देंगे। गोपालन मंत्री जी बैठे, आप भी उस क्षेत्र से आते हैं। गौ सेवा, गायों को सब्सिडी दे रहे हम लोग, गौशालाओं को। मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन किया था, बजट अभी आया है, बजट में निवेदन किया था, अब बजट आ रहा है। और आपके माननीय जो हाँ पक्ष के सदस्य बैठे, माननीय सदस्य, कई सदस्यों ने उस मेरी बात को दोहराया भी था, और मैं वापस आपको निवेदन कर रहा हूं। गाय बचानी है, गायों का काम करना है, और वास्तव में गौ सेवा का, गौ माता जिंदाबाद का नारा अगर मन से हमको देना और मुख से नहीं देना है, तो आप मेहरबानी करके, जो पशुपालक गाय लेके इधर उधर जाता है, झुंड में सैकड़ों गाय रखता है, हजारों गाय रखता है, आप उसको, जो सच्चे रूप में सेवा कर रहा है, आप उसको सब्सिडी देना शुरू कर दो। अगर आप दोगे तो आपको बहुत अच्छा पुण्य भी मिलेगा और वो गाय भी बच जाएगी। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में नहीं कहा। राज्यपाल जी ने कहा अंतिम छोर में व्यक्ति के बारे में सुनो और सोचो। वो अंतिम छोर का व्यक्ति है। गौशालाओं में सब्सिडी दे रहे हो, कई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई कैसा काम कर रहे हैं आप खुद जाके देख लो। मगर उस पशुपालक को अगर सब्सिडी मिलेगी तो उसकी गाय बच जाएगी। 2 मिनट में पूरा कर दूंगा अध्यक्ष जी, मिल जाएगी। दूसरी 2 बातें मेरी थी, पट्टे की जो बात आई है, गुमंतु, अर्ध गुमंतु पशुपालक, डीएनटी के लोग, उनको आपने देने की बात की है, दिए भी है कई लोगों को, मगर वो अपना, आपका सपना साकार नहीं हो सकता, हमारा भी नहीं हो सकता है। क्योंकि पूर्व में वो गांव के बाहर रहते थे, बाड़े वहां होते थे, वो गोचर में जाके बस गए। सुप्रीम कोर्ट के नियम है, निर्देश है, आप गोचर को डायरेक्ट 1-2 कामों के अलावा कन्वर्ट नहीं कर सकते, मगर आप कैबिनेट में ऐसा बिल लो और विशेष अनुमति लो, ताकि दूसरी जमीनें आपकी आरक्षित हो जाए और उन जमीनों पे बाड़े लेके जो छोटे छोटे लोग बैठे हैं, उनको जो है वो नियमन करके वो पट्टे मिल जाए। और माननीय सारे सदस्य, अंत में मैं बता रहा हूं आपको कि 2 बातें और है।